everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 11th. So students, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, MySQL सॉफ्टवेयर पे कैसे वर्क करना है, किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है. सो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन to structured query language का next topic, that is data types and constraints in MySQL. Okay, अब data types and constraints क्या हुए? ओके कैसे MySQL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो, जिसमें आप SQL के बारे में पढ़ रहे हो, SQL कमांड्स के बारे में पढ़ोगे, डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, कैसे ये डेटा टाइप्स कंस्ट्रेंट्स अप्लाई किए जाते हैं, वही बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखेंगे. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आज की ये जो वीडियो है ये एक बेसिक वीडियो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये देखा कि डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रिलेशंस एंड ईच रिलेशन, हर रिलेशन को क्या कहते हैं हम? टेबल कहते हैं. इज मेड अप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स एंड रोज, है ना. क्या देखा हमने कि डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, डेटाबेस किससे मिलकर बना होता है? डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स. क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स. टेबल के फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में डेटाबेस में डेटा को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है. अब ये टेबल्स क्या होती हैं? टेबल्स क्या होती हैं? तो टेबल्स हमने देखा किस में डिवाइड होती हैं? रो एंड कॉलम में. किस में डिवाइड होती हैं? टेबल में डेटा कैसे सेव होता है? रो एंड कॉलम के फॉर्म में. रो को क्या बोलते हैं हम? टपल कहते हैं या फिर रिकॉर्ड कहते हैं. ठीक है, और कॉलम को क्या कहते हैं? कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स. इतना हम पढ़ चुके हैं. फाइन. अब डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो सीखेंगे आने वाली वीडियोस में. रिलेशन कैसे क्रिएट करना है, रिलेशन में, टेबल में, रो कॉलम में कैसे डेटा आप सेव करोगे, उसके लिए क्या एसक्यूएल कमांड्स होंगी, वो सब हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे. अभी हमने सिर्फ इतना बेसिक पढ़ा है. जो बेसिक मैंने आपको बताया कि डेटाबेस में टेब्यूलर फॉर्मेट में डेटा को सेव किया जाता है ना, जिसे हम कहते हैं रिलेशन. और रिलेशन में होते हैं एट्रीब्यूट्स. क्या होते हैं रिलेशन में? एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है, और हर एक एट्रीब्यूट की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं. क्या होती है? एट्रीब्यूट में वैल्यूज होती है. तो ये जो वैल्यूज हैं यही कहलाती हैं टपल्स या फिर रिकॉर्ड्स. इतना क्लियर हुआ अच्छे से? फाइन. सो ईच एट्रीब्यूट, हर एक एट्रीब्यूट, सपोज ये एक स्टूडेंट टेबल है. कौन सी टेबल है? स्टूडेंट टेबल है. तो स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, क्लास, कॉन्टैक्ट, ये क्या हो गए? ये हो गए कि स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स, है ना, कॉलम्स. अब हर कॉलम का अपना डेटा टाइप होता है. ध्यान से देखो, क्या होता है कॉलम का अपना? हर कॉलम का अपना डेटा टाइप होता है. मतलब RN, दैट इज रोल नंबर. रोल नंबर वाले कॉलम में यहां जो वैल्यू आप एंटर करने वाले हो, यहां जो भी वैल्यू आप एंटर करने वाले हो, उसका टाइप कैसा होगा? रोल नंबर की टाइप कैसा होगा? एक्चुअली मतलब देखा जाए तो रोल नंबर नंबर्स में होगा, कैरेक्टर्स में होगा, डेट वैल्यूज में होगा, नंबर्स या कैरेक्टर्स दोनों साथ में मिक्स हो, अल्फा न्यूमेरिक टाइप इस तरीके का होगा. तो रोल नंबर वाले कॉलम की कैसी वैल्यू होगी? स्टूडेंट के नेम के कॉलम की कैसी वैल्यूज होगी? क्लास की कैसी वैल्यूज होगी? कॉन्टैक्ट नंबर की कैसी वैल्यूज होगी? तो हर एक कॉलम का क्या होता है? टाइप होता है. हर एक कॉलम में डेटा एंटर करते हो तो उसका डेटा टाइप होता है. ठीक है, तो वही डेटा टाइप आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईच एट्रीब्यूट हैज डेटा टाइप. हर एट्रीब्यूट का डेटा टाइप होता है. वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई constraints for each attribute on a relation. तो हम टेब्यूलर फॉर्मेट में जब डेटा को सेव कर रहे हैं, डेटाबेस में रिलेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हर एक कॉलम के अंदर कोई वैल्यू होती है. वो वैल्यू किस टाइप की होती है, और हर एक वैल्यू पे आप कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हो. वो क्या होते हैं वही आज की वीडियो में हम देखेंगे. तो आज की वीडियो का मोटिव समझ में आ गया सबको अच्छे से कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स को. क्या
टेबुलर फॉर्मेट में जब डेटा को मेंटेन करते हो, एट दैट टाइम टेबल्स में, कॉलम्स में जो वैल्यूज होती है वो कैसी होगी और उन पर आप क्या रेस्ट्रिक्शंस, क्या कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करोगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। अब कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी कहते हैं, ठीक है ना। सो डेटा टाइप इंडिकेट दी टाइप ऑफ डेटा वैल्यू। क्या बता रहे हैं यहां पर कि डेटा टाइप किसको इंडिकेट करता है? कॉलम के अंदर जो वैल्यू है उसका टाइप इंडिकेट करता है। दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव, the data type of an attribute decides the operation that can be performed on the data of that attribute। और उस डेटा टाइप के हिसाब से ही आप फिर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा एट्रीब्यूट में जो वैल्यू है वो वैल्यू किस टाइप की है उसके बिहाफ पर ही आप आगे रिलेशंस में, टेबल्स में काम कर सकते हो, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। अरिथमेटिक ऑपरेशन सबको पता है ना क्या होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, है ना। तो यदि इस तरीके के कोई ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है तो कॉलम के अंदर कैसे वैल्यू होने चाहिए? न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, राइट। सो अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन न्यूमेरिक डेटा बट नॉट ऑन कैरेक्टर डेटा, है ना। सो ये बात समझ में आ गई अच्छे से कि डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी। डेटा टाइप की जरूरत पड़ी ताकि आप कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हो वो किस टाइप की है, उस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, वो सब चीजें उसके टाइप पे डिपेंड करती है। तो डेटा टाइप क्या हुआ? कॉलम की वैल्यू का टाइप, आइदर न्यूमेरिक, कैरेक्टर और डिफरेंट टाइप। तो कॉमनली यूज जो डेटा टाइप्स है MySQL में, क्या कॉमनली यूज जो डेटा टाइप है MySQL में वो न्यूमेरिक टाइप है, डेट एंड टाइम टाइप है और स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप है। मतलब कि 3 तरीके का डेटा आप सेव कर सकते हो कॉलम्स में। टेबल के अंदर, रिलेशन के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उनमें आप इन 3 तरीके की वैल्यूज को सेव करवा सकते हो, नंबर टाइप, कैरेक्टर टाइप और डेट टाइम टाइप, ठीक है। नंबर टाइप, कैरेक्टर टाइप और डेट टाइम टाइप। एग्जाम्पल यदि ले इसका तो स्टूडेंट टेबल की यदि बात करते हैं तो स्टूडेंट के नाम वाले कॉलम में कैसी वैल्यू एंटर करोगे आप? कैरेक्टर स्ट्रिंग टाइप, राइट। स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में कैसी वैल्यू एंटर करोगे? डेट एंड टाइम टाइप, ठीक है। और स्टूडेंट का फीस यदि हम बात करें तो फीस में कैसी वैल्यू एंटर करोगे आप? नंबर टाइप, न्यूमेरिक टाइप, ठीक है। तो हर एक कॉलम की जो वैल्यू होती है उसका टाइप बताता है डेटा टाइप इन MySQL। 3 तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इन तीनों में कौन से डेटा टाइप यूज किए जाते हैं? न्यूमेरिक टाइप के फिर 2-3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, है ना। अब टेबल जो आने वाली है उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, डेटा टाइप, ये जो टेबल है आपको इसमें डेटा टाइप क्या साइज है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी है। सबसे पहला डेटा टाइप जो आप यूज करते हो वो है कैर। कौन सा? कैर, CHAR, दैट इज कैरेक्टर, है ना। ब्रैकेट में हमने क्या स्पेसिफाई किया है? एन मतलब कि साइज ऑफ कैरेक्टर। कोई कॉलम है, कॉलम में यदि वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है तो उस कॉलम का डेटा टाइप कैसा हो जाएगा? कैर टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलम में कितने कैरेक्टर आपको एंटर करना है? हर एक रो में, हर एक कॉलम में उसकी वैल्यू कितनी होगी? कितने कैरेक्टर का होगा नाम? सपोज नाम है, स्टूडेंट के नेम है, अब नेम आपको एंटर करना है तो कितने कैरेक्टर के नाम आप एंटर कर सकते हो? साइज भी स्पेसिफाई करना होता है डेटा टाइप के साथ। क्या स्पेसिफाई करना होता है? साइज। सपोज 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, तो एन की वैल्यू क्या हो जानी है? 10, 20, 30, जो भी जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको एंटर करने। तो क्या देखा हमने? पहला डेटा टाइप कैर डेटा टाइप, और कैर डेटा टाइप के ब्रैकेट में आपको क्या स्पेसिफाई करना है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन नंबर्स के फॉर्म में, ठीक है। समझ में आया? सो पहला कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है, इट स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप डेटा। यदि किसी कॉलम की वैल्यू कैरेक्टर टाइप होती है तो हम कैर डेटा टाइप का यूज करते हैं। ऑफ लेंथ n, कितने कैरेक्टर? n लेंथ तक। n मतलब 10 कैरेक्टर, 20 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर, 40 कैरेक्टर, ऐसे कहां तक आप कैरेक्टर एंटर कर सकते हो? इसकी रेंज होती है इस डेटा टाइप की, दैट इज 0 to 255 कैरेक्टर। याद कर लो, कैर डेटा टाइप होता है एक जिसमें आप 0 to 255 कैरेक्टर तक रेंज स्पेसिफाई कर सकते हो। n की वैल्यू 0 से 255 के बीच में हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि यही इसकी क्या होती है? लेंथ होती है, लिमिट होती है। किसकी? कैर डेटा टाइप की। ओके, सो समझ में आ गई मेरी बात। सपोज आपने स्पेसिफाई करा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम आप एक कॉलम बना रहे हो, तो स्टूडेंट नेम कॉलम के आगे आप स्पेसिफाई करोगे कि इस कॉलम में किस टाइप का डेटा है?
कैरेक्टर टाइप का डेटा होगा। और स्टूडेंट का मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकती है स्टूडेंट के नाम की? मैक्सिमम लिमिट हमने बता दी 30 कैरेक्टर्स की। 30 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं होना चाहिए, ये हमने लिमिट स्पेसिफाई कर दी। जो किसके बीच में है? 0 to 255 के बीच की लिमिट है ना, देखो। ओके तो क्या लिमिट हो गई कैर डेटा टाइप की? 0 से 255 के बीच में आप कितना भी साइज स्पेसिफाई कर सकते हो। ये किसका साइज हुआ? ये साइज हुआ कैरेक्टर डेटा टाइप का। इस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे। ओके अब कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल कैसा होगा, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डोंट पैनिक, अभी सिर्फ समझो कि जब मैं क्वेरीज करवाऊंगी, जब मैं एसक्यूएल कमांड्स बताऊंगी, तब हम इस डेटा टाइप का यूज करेंगे। तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके अब कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है वो होता है फिक्स्ड लेंथ। कैसा होता है? फिक्स्ड लेंथ। कि यहां पे यदि आपने बोला कि स्टूडेंट नेम 30 कैरेक्टर्स आपने स्पेसिफाई करे, अब किसी स्टूडेंट का नाम सपोज 20 कैरेक्टर्स का है, किसी स्टूडेंट का नाम 10 कैरेक्टर्स का है, किसी स्टूडेंट का नाम 25 कैरेक्टर्स का है, तब क्या होगा? आपने मैक्सिमम लिमिट तो 30 स्पेसिफाई कर दी है ना, तो यहां पे 30 फिक्स्ड है हर एक स्टूडेंट के नाम के लिए। ठीक है, चाहे नाम 10 कैरेक्टर का हो, 20 कैरेक्टर का हो, 15 कैरेक्टर का हो, लेकिन हर एक स्टूडेंट के नाम के लिए कितनी मेमोरी अलॉट होगी? 30 कैरेक्टर्स की मेमोरी अलॉट होगी। समझ में आया? इतनी मेमोरी अलॉट होगी। इसलिए क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कि कैरेक्टर जो डेटा टाइप है वो फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप है। इट मींस डिक्लेयरिंग कैर ऑफ 10 इंप्लाइज दैट रिवर्स स्पेस ऑफ 10 कैरेक्टर, रिजर्व स्पेस फॉर 10 कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा कैर ऑफ 10 फॉर एग्जांपल लिया कि 10 कैरेक्टर्स का जो भी कॉलम की वैल्यू होगी वो होना चाहिए 10 कैरेक्टर की। ठीक है, 10 कैरेक्टर तक ही हर एक कॉलम के लिए आपको रिजर्व्ड 10 कैरेक्टर्स मिलेंगे। 10 से ज्यादा आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, 10 से कम आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो फिक्स्ड लेंथ हो गई, दैट इज 10। क्लियर? अब इफ डेटा डज नॉट हैव 10 कैरेक्टर, यदि किसी कॉलम की वैल्यू में 10 कैरेक्टर का डेटा नहीं होता है, फॉर एग्जांपल सिटी, हमने एक सिटी कॉलम ले लिया, सिटी कॉलम में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं। क्या है? सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हैं। तो MySQL fills the remaining 6 characters with spaces padded on the right। मतलब कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज हमने ये एक कॉलम बनाया, इस कॉलम में आपने यहाँ पे नाम स्पेसिफाई करा स्टूडेंट के नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो नाम आप स्पेसिफाई करने वाले हैं उसका टाइप हमने स्पेसिफाई कर दिया कैरेक्टर, और हमने नाम दे दिए 10। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 3 नाम एंटर करे। सपोज आपने पहला नाम एंटर किया राम, दूसरा नाम एंटर किया आपने श्याम, तीसरा नाम एंटर किया आपने मोहन। ओके, ये 3 नाम आपने यहाँ एंटर किए। अब क्या लिमिट हमने स्पेसिफाई करी है कि हर एक वैल्यू में जो नाम में जो आप एंटर कर रहे हो कैरेक्टर वो 10 होने चाहिए। यहाँ पे कितने कैरेक्टर है? ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 3। पहले नाम में कितने कैरेक्टर है? 3 कैरेक्टर है, लेकिन स्पेस कितनी अलॉट हुई है? पूरी 10 स्पेस अलॉट हुई है। तो इस वाले फील्ड के लिए, इस वाली वैल्यू के लिए 10 कैरेक्टर फिक्स्ड है ना। अब वो स्पेस वैसी रहेगी, जाएगी नहीं कहीं भी, कहीं यूज नहीं होगी, बस उतनी स्पेस अलॉट हो जाएगी इस नाम को। सेम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर का नाम है, तो 5 स्पेस यहाँ अलॉट हो गई, क्योंकि टोटल 10 कैरेक्टर का नाम होना चाहिए। क्लियर हुआ अच्छे से? तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो है फिक्स्ड लेंथ का डेटा टाइप। यदि इस लिमिट से कम नाम एंटर कर रहे हो, कम कैरेक्टर एंटर कर रहे हो, तो वो स्पेस अलॉट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? वो जो स्पेस है वो कहीं जाएगी नहीं, वो उसी पर्टिकुलर के लिए रहेगी, भले ही वेस्ट हो जाए, खाली स्पेसेस ऐड हो जाए, बट फिक्स्ड लेंथ है। क्लियर हुआ अच्छे से? बहुत अच्छे से समझ में आया कैर डेटा टाइप का काम। कैर डेटा टाइप फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होता है, इसकी लिमिट होती है 0 से 255 कैरेक्टर्स तक। जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कैर डेटा टाइप किस लिए यूज किया जाता है? जब किसी कॉलम की वैल्यू कैरेक्टर टाइप की होती है तब हम कैर डेटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, सो क्लियर हुआ अच्छे से? क्या समझाया मैंने कि यदि आपने 10 स्पेसिफाई किया है और नाम यदि आपके कम कैरेक्टर्स के हैं, तो बाकी जो बचे कैरेक्टर्स को फिल करने के लिए, स्पेस को फिल करने के लिए आप स्पेस अलॉट हो जाती है यहां पर। ठीक है, क्योंकि 10 कैरेक्टर, हर एक कॉलम के लिए 10 कैरेक्टर फिक्स्ड है, हर एक कॉलम के लिए 10 कैरेक्टर फिक्स्ड है। ओके, अब देखो इसके आगे नेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप क्या होगा? वॉर कैर। क्या देख रहे हैं हम? नेक्स्ट डेटा टाइप वॉर कैर। अब वॉर कैर क्यों लिखा? ऐसा कैर के पहले वॉर क्यों आया? ठीक है, VAR। VAR का मतलब है वेरिएबल। क्या है VAR का मतलब? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। क्या होता है वेरिएबल का मतलब? चेंजेबल। जिस
चीज की वैल्यू चेंज होती रहती है ना, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर की जो लेंथ है वो वेरिएबल लेंथ होती है। क्या होती है? वेरिएबल लेंथ होती है, इसलिए इस डेटा टाइप का नाम है वर्कर। ठीक है, अब इसमें भी आपको लिमिट स्पेसिफाई करनी होती है ब्रैकेट में। क्लियर? जब आप ये डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हो तब आपको इसमें भी लिमिट स्पेसिफाई करनी होती है। अब कैर में और वॉरकर में क्या डिफरेंस हुआ? कैरेक्टर में सिर्फ कैरेक्टर स्पेसिफाई होते हैं, वॉरकर में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू को आप स्पेसिफाई कर सकते हो। क्या स्पेसिफाई कर सकते हो? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी, दोनों को सपोर्ट करता है ये डेटा टाइप। ध्यान से सुन लो, वर्कर किसको सपोर्ट करता है? अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों को सपोर्ट करता है। और इसके पहले जो कैरेक्टर देखा था कैर डेटा टाइप, वो सिर्फ कैरेक्टर को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसीलिए हमने नेम वाला कॉलम, सिटी वाला कॉलम, जो कॉलम्स होते हैं ना, एम्प्लॉय नेम हो गया, कस्टमर का नेम हो गया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट का नाम हो गया, तो जब नेम जैसे कोई कॉलम आते हैं जिनमें सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू रहती है तो हम कैर वाला डेटा टाइप यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यदि आपको अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू किसी कॉलम की सेट करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का एड्रेस, कस्टमर का एड्रेस, एम्प्लॉय का एड्रेस, तो एड्रेस में क्या होता है? स्ट्रीट नंबर होता है, हाउस नंबर होता है, फिर नाम होता है सिटी का, स्ट्रीट का, सारी चीजों का। तो नंबर नाम दोनों का कलेक्शन होता है ना एड्रेस, तो इसलिए हम वहां पे कौन सा डेटा टाइप सेट करेंगे? वर्कर। उस कॉलम की वैल्यू को क्या सेट करोगे आप? यदि एड्रेस वाला कोई कॉलम होगा तो वहां पे हम सेट करेंगे वर्कर डेटा टाइप। अब इसकी लिमिट भी ज्यादा होती है कैरेक्टर से। देखो, अभी हमने कैरेक्टर की लिमिट कितनी देखी थी? 0 से 255 तक। इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 से 65,535 कैरेक्टर्स। बात समझ में आई? सो इट स्पेसिफाई कैरेक्टर टाइप डेटा ऑफ लेंथ एंड वेयर एन कुड बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 65535। मतलब जब भी आप कोई कॉलम के आगे वर्कर का यूज करते हो, ठीक है, तो यहां पे सपोज हमने लिख दिया 50 कैरेक्टर। ठीक है, तो 50 कैरेक्टर इस रेंज में आ रहा है ना, 0 से 65,535 कैरेक्टर्स तक आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हो। तो कैर से ज्यादा लिमिट होती है इस डेटा टाइप की। ठीक है, और साथ ही साथ कैर फिक्स्ड लेंथ होता है, ये होता है वेरिएबल लेंथ। कैसा होता है ये? वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है। वेरिएबल लेंथ मतलब क्या हुआ कि इसके पहले वाले कैर में हमने देखा था कि नाम जो है वो 10 कैरेक्टर यदि आपने फिक्स किया तो हर एक स्टूडेंट के नाम के लिए 10-10 कैरेक्टर फिक्स्ड रहेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर 10 कैरेक्टर्स में यदि नाम 3 कैरेक्टर्स का है तो जो बचे हुए 7 स्पेसेस है वो नेक्स्ट वाले नेम को अलॉट हो जाएंगी। बात समझ में आ गई? इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप कहा जाता है। दैट इज डिक्लेयरिंग वर्कर ऑफ 30 मींस अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 30 कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड बट द एक्चुअल एलोकेटेड बाइट्स विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द एंटर्ड स्ट्रिंग। कि जो भी आप एंटर कर रहे हो कैरेक्टर, जो स्ट्रिंग आप एंटर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? सो सिटी इन वर्कर 30 विल ऑक्यूपाई स्पेस नीडेड स्टोर 4 कैरेक्टर ओनली। 30 में से क्या स्टोर करेगा? सिर्फ 4 कैरेक्टर। वही सेम एग्जांपल से वापस देख लेते हैं हम, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मैंने यहां पे लिखा है एड्रेस वाला कॉलम। क्या ले लिया? एक एड्रेस वाला कॉलम ले लिया। ठीक है, अब इस एड्रेस वाले कॉलम में ध्यान से देखना, इस एड्रेस वाले कॉलम में हमने इसका डेटा टाइप सेट किया। इसका डेटा टाइप क्या सेट किया हमने? वर्कर 30। क्या सेट किया? वर्कर 30। कि इसके अंदर इसमें जितनी भी वैल्यूज आप एंटर करोगे, सपोज 3 वैल्यूज हम एंटर करने वाले हैं, ठीक है, 3 एड्रेस हम एंटर करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? साइज 30 साइज होगा। ठीक है, हर एक एड्रेस का 30 से ज्यादा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने साइज स्पेसिफाई किया है, एन की वैल्यू स्पेसिफाई की है 30। ठीक है, अब यदि यहां पे आप लिखते हो, क्या लिखते हो? सपोज आपने यहां पे लिखा कोई एड्रेस, सपोज आपने लिखा दिल्ली एड्रेस, ठीक है, 20 दिल्ली, आपने लिखा 10 मुंबई। ओके, इस तरीके से आपने स्टूडेंट के एंटर करे 23/5 चेन्नई। ओके, ऐसे आपने स्टूडेंट के एड्रेस को एंटर किया। ठीक है, हर एक कॉलम के। अब जरा इनके स्पेसेस देखो, यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 30 कैरेक्टर मिले थे। इसके लिए कितने मिले थे? 30 कैरेक्टर। 30 में से कितने कैरेक्टर यूज हुए हैं? 30 में से 8 कैरेक्टर यूज हुए हैं। तो बची हुई जो स्पेस थी 22 स्पेस, वो 22 स्पेस अलॉट हो गई इसके लिए। समझ में आया? तो यहां पे फिक्स्ड लेंथ नहीं है, यहां पे क्या है? वर्कर कैसा है? वेरिएबल लेंथ है कि जितने कैरेक्टर्स आपने एंटर करे हैं उतनी ही स्पेस मिलेगी, उतने ही कैरेक्टर होंगे। बाकी जो बची हुई स्पेस है उसको यूटिलाइज कर लिया जाएगा नेक्स्ट नेम के लिए।
ओके इसीलिए वर्कर जो डेटा टाइप है वो बेस्ट है, आप इसी का यूज करो, मेमोरी को यूटिलाइज करने के लिए ये बेस्ट डेटा टाइप है। ओके सो बात समझ में आ गई अच्छे से कि कैर और वॉरकर दो डेटा टाइप है, दोनों कैरेक्टर पे वर्क करते हैं। वॉरकर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज पे वर्क करता है, ठीक है। कैरेक्टर की जो साइज होता है वो 0 से 255 कम होता है, वॉरकर का जो साइज होता है वो 0 से 65 535 तक होता है, ज्यादा होता है। कैरेक्टर फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होता है, वॉरकर वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप होता है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ? 3-4 डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। क्या बता दिए मैंने? 3 डिफरेंस बता दिए। कौन कौन से डिफरेंस बता दिए फिर से देख लो, लिख देती हूं मैं। ओके कैर और वॉरकर, कैर और वॉरकर दो डेटा टाइप हमने देखे। कॉलम में जब कैरेक्टर टाइप वैल्यू होती है तब इन डेटा टाइप का यूज किया जाता है। इसका जो साइज होता है वो होता है 0 से 255 तक, इसका साइज होता है 0 से 65 535 तक। ये फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप होता है। क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ डेटा टाइप। ये होता है वेरिएबल लेंथ डेटा टाइप। कौन सा? वेरिएबल लेंथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं, आप सिर्फ कैरेक्टर्स एंटर कर सकते हो। ये होता है अल्फा न्यूमेरिक, इसमें आप अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक वैल्यू दोनों इंसर्ट कर सकते हो। ओके सो 3 बेसिक डिफरेंस है, ये तीनों डिफरेंस आपको अच्छे से याद भी कर लेना है, समझ भी आ जाना चाहिए होप। ओके इनका यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ अच्छे से? नेक्स्ट डेटा टाइप पे आते हैं। ये तो हुए कैरेक्टर डेटा टाइप्स। अब आते हैं हम इंटीजर डेटा टाइप्स पे, ठीक है, नंबर टाइप डेटा टाइप। तो ये हो गए आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में पहला डेटा टाइप है इंट। क्या है? इंट। इंटीजर का इन शॉर्ट फॉर्म आप इंट भी लिख सकते हो या फिर आप इंटीजर भी लिख सकते हो। जब किसी कॉलम की वैल्यू नंबर होती है, नंबर टाइप होती है, तब हम जो डेटा टाइप यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए कॉलम, वो होता है इंटीजर, ठीक है। इंट स्पेसिफाई इंटीजर वैल्यू। कौन सी वैल्यू स्पेसिफाई करता है? इंटीजर वैल्यू स्पेसिफाई करता है। ईच इंट वैल्यू ऑक्यूपाई 4 बाइट्स। देखो अब यहां पे हमने साइज कैसे स्पेसिफाई कर दिया कि हर एक इंटीजर कॉलम में कितनी वैल्यू स्पेसिफाई करता है, कितना बाइट लेता है वो? 4 बाइट लेता है मेमोरी का। ओके समझ में आया? तो इंटीजर का साइज कितना हो गया? 4 बाइट। द रेंज ऑफ वैल्यूज अलाउड इंटीजर टाइप आर। अब इस 4 बाइट में कितनी वैल्यू अलाउ होती है, कितने इंटीजर, कितने नंबर आप किसी कॉलम में सेव करवा सकते हो एक पर्टिकुलर रो के अकॉर्डिंग? -2147483648 से लेकर +2147483647। ये देखो इतनी लार्ज रेंज होती है। किसकी रेंज होती है? ये इंटीजर डेटा टाइप की, ठीक है। इंटीजर का यूज कब करते हो? सपोज आपको फीस एंटर करनी है स्टूडेंट की किसी कॉलम में, ये फीस कॉलम हो गया, ठीक है। तो इसको कैसे स्पेसिफाई करोगे? इसका डेटा टाइप आप रखोगे क्या? इंट टाइप, ठीक है। और यहां पे आप हर एक स्टूडेंट की फीस कितनी एंटर कर पाओगे? इस रेंज से इस रेंज के बीच में। समझ में आया? और मैक्सिमम फीस 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट की होती है। आपके पास में डिजिट की वैल्यू देखो कितनी ज्यादा है, माइनस से लेकर पॉजिटिव इतने नंबर्स तक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि मिलियंस में है। ओके समझ में आया? नाउ नेक्स्ट एक्चुअल देखा जाए तो मेमोरी में कितना बाइट लेगा? 4 बाइट्स लेगा। क्लियर? अब यदि इससे ज्यादा रेंज की वैल्यू हुई, सपोज ये जो लिखी हुई है रेंज यहां पर -2147483648 से +2147483647 तक, इससे भी यदि ज्यादा वैल्यू होती है तब हम इस इंटीजर की जगह पे क्या यूज कर लेते हैं? हम बिग इंट नाम का डेटा टाइप यूज कर लेते हैं। कौन सा डेटा टाइप यूज कर लेते हैं हम यहां पर? बिग इंट। ओके बिग इंट भी एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, जिसकी रेंज क्या होती है? 4 बाइट से ज्यादा 8 बाइट तक होती है। क्या होती है इसकी रेंज? 8 बाइट होती है इसकी रेंज, ठीक है। समझ में आया? इंट से ज्यादा। क्लियर हुआ? जैसे कैर से ज्यादा वॉरकर की लेंथ होती है, साइज होता है, वैसे इंट से ज्यादा बिग इंट का साइज होता है। इंट 4 बाइट्स एक्सेप्ट करता है और बिग इंट क्या एक्सेप्ट कर रहा है? 8 बाइट एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फ्लोट। अभी तो हमने इंटीजर की बात करी विदाउट डेसिमल नंबर्स। अब यदि डेसिमल नंबर आपको सेव करवाना है, डेसिमल नंबर यदि किसी कॉलम की वैल्यू है, तब क्या करोगे? तो डेसिमल नंबर के लिए जिस डेटा टाइप का यूज करते हैं वो होता है फ्लोट डेटा टाइप। और यहां आपको ब्रैकेट में एन स्पेसिफाई करने की नीड नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना है ना। जैसे कैर वॉरकर में होता है ना, वैसे यहां पे एन स्पेसिफाई करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो फ्लोट क्या एक्सेप्ट कर रहा है? डेसिमल वैल्यू। डेसिमल जैसे स्टूडेंट के परसेंटेज, हमने क्या बोला कि स्टूडेंट के परसेंटेज,
अब परसेंटेज क्या होते हैं, जनरली परसेंटेज यदि देखे जाए 95.68, 84.32 ऐसे परसेंटेज होते हैं, राइट। तो परसेंटेज के आगे आप इंट ना लिख के आप क्या लिखोगे कि परसेंटेज वाला जो कॉलम है इसमें जो परसेंटेज एंटर होंगे वो फ्लोट टाइप के होंगे, डेसिमल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है अब इस कॉलम की वैल्यू। समझ में, इस कॉलम में कैसी वैल्यू एंटर कर सकते हो आप, डेसिमल टाइप वैल्यू एंटर कर सकते हो। आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, परसेंटेज वाला जो कॉलम है वो फ्लोट टाइप का होगा। ओके, इसकी भी रेंज होती है, ये कितने, ये भी 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। हर डेसिमल नंबर 4 बाइट का होगा यहां पर, ठीक है। सो इट होल्ड्स नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। फ्लोट किसको एक्सेप्ट कर रहा है, डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर के लिए हमने कैर वॉर्कर देखा, नंबर के लिए हमने इंट और फ्लोट देखा। अब यदि किसी कॉलम की वैल्यू डेट टाइप है, कैसी है, डेट टाइप है ना, तो जैसे मैंने बताया यदि स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ का कोई कॉलम है, कौन सा कॉलम है, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, यहां आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में होती है, जल्दी बताओ, ईयर, मंथ, डेट, इस फॉर्मेट में होती है ना, DDMMYY, लेकिन डिफॉल्ट MySQL में जो फॉर्मेट होता है वो YYYMMDD होता है। ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में डेट आप एंटर करते हो। तो डेट टाइप, डेटा टाइप क्या एंटर करता है, डेट वैल्यू को एंटर करता है, टाइम वैल्यू को एंटर करता है, जिसमें YYY 4 डिजिट का होता है, ईयर 4 डिजिट का होगा, मंथ 2 डिजिट का होगा और डेट भी 2 डिजिट की होगी। फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस। ओके, तो समझ में आया। तो जब आप स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ कॉलम बनाओगे या एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉलम बनाओगे या कस्टमर का डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल एंटर करोगे, इस तरीके की वैल्यू को जब आपको एंटर करना है कॉलम में, तब इस कॉलम का डेटा टाइप होगा डेट। क्या होगा, डेट। और इसमें आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एन, क्योंकि ये डिफॉल्ट जो फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है वो होता है ईयर, मंथ एंड डेट। मतलब कुछ इस तरीके से 2022, सपोज मंथ आपका 1 जनवरी और डेट आपने लिखी 23। ओके, तो यही फॉर्मेट में आप क्या करोगे, यहां पे डेट को एंटर कर पाओगे। तो डेट किस तरीके की वैल्यू लेता है, YYMMDD फॉर्मेट में। ओके, तो कितने डेटा टाइप देखे हमने, 5 डेटा टाइप देखे, ठीक है। कौन कौन से, कैरेक्टर वैल्यूज के लिए जो हमने डेटा टाइप देखा वो था कैर एंड वॉरचर, ठीक है। इसमें आपको एन स्पेसिफाई करना, नंबर ऑफ कैरेक्टर स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। न्यूमेरिक वैल्यू के लिए जो हमने डेटा टाइप देखा वो था इंट एंड फ्लोट, है ना, इंट विदाउट डेसिमल नंबर, ये विथ डेसिमल नंबर के लिए। और डेट टाइम के लिए जो हमने डेटा टाइप देखा, जिसके लिए आप कॉलम के आगे स्पेसिफाई करोगे डेटा टाइप का नाम, दैट इज डेट। तो यहां पे डेटा टाइप फिनिश हुए, डेटा टाइप समझ में आ गए बहुत अच्छे से, गुड। अब हम डिस्कस करते हैं किसे, कंस्ट्रेंट्स को। ओके, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, देखो कंस्ट्रेंट्स होते हैं restrictions. So constraints are certain type of restrictions on the data values that an attribute can have. अब डेटाबेस का हमने एक एडवांटेज देखा था, क्या एडवांटेज देखा था कि डेटाबेस में जो वैल्यूज होती है वो स्ट्रक्चर्ड रहती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक प्रॉपर वे में, डुप्लीकेशन अलाउ नहीं होता, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो कंस्ट्रेंट एक बिगर एडवांटेज है डेटाबेस का कि आप कॉलम की वैल्यूज पे रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हो कि कॉलम की वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो यूनिक होना चाहिए। ये कुछ रूल्स हुए, है ना, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हुए जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, कि ब्लैंक वैल्यू नहीं होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए कॉलम के अंदर की वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे हमने देखा अभी कॉलम पे वैल्यू किस तरीके की होना चाहिए, कैसा डेटा टाइप होना चाहिए, कैरेक्टर, नंबर, डेट टाइप का, उसी तरीके से जो वैल्यू आप एंटर करोगे वो वैल्यू कैसी होना चाहिए, उस पे क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस आप अप्लाई कर रहे हो, उसे कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। सो दे आर यूज्ड टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। क्यों लगा रहे हैं हम ये कंस्ट्रेंट्स, क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम ये रेस्ट्रिक्शन रूल्स, ताकि हम डेटाबेस का, रिलेशन का, डेटा का एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मेंटेन कर सके। Fine. So, however, it is not mandatory to define constraint for each attribute of a table. अब ये constraint अप्लाई करना मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आप हर एक एट्रीब्यूट पे, हर एक कॉलम पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट अप्लाई करो, लेकिन जहां पे, जिस कॉलम पे आपको जरूरत लगती है वहां आप कंस्ट्रेंट को अप्लाई करोगे। जैसे रोल नंबर, स्टूडेंट का जो रोल नंबर हुआ वो, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए ना। क्या किसी स्टूडेंट के, 2 स्टूडेंट के सेम रोल नंबर होते हैं क्या, होंगे क्या, नहीं होना चाहिए। यदि सेम होंगे रोल नंबर तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है।
ऐसी किसी दो स्टूडेंट के यदि नेम सेम होंगे तो हम उन्हें कैसे यूनिक आइडेंटिफाई करेंगे? उनके रोल नंबर से आइडेंटिफाई करेंगे। तो रोल नंबर वाले कॉलम में कोई यूजर गलती से डुप्लीकेट एंट्री ना कर दे, इसलिए हम उस रोल नंबर वाले कॉलम पे एक रूल अप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी की, कि हमने रोल नंबर वाले कॉलम को क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। ओके, तो ऐसी कीज हमने पढ़ी हुई है, बस वही की के फॉर्म में उन्हीं की को एक्चुअली यूज करेंगे कंस्ट्रेंट पर। बात समझ में आई? कौन सी कीज हमने देखी थी? प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की, ऑल्टरनेट की, वो जो सारी कीज देखी थी हमने, उनमें प्राइमरी की, फॉरेन की जैसे ही कुछ कंस्ट्रेंट, उन्हीं कीज को ही हम कंस्ट्रेंट के फॉर्म में यहां अप्लाई करने वाले हैं। तो एक्चुअल जो कीज का यूज है वो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कितने टाइप के कंस्ट्रेंट हुए? 5 टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं डेटाबेस के। नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की और फॉरेन की। इतने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं। हर एक कंस्ट्रेंट का काम हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलो, नॉट नल। अब जब डेटाबेस में कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस में कोई भी वैल्यू, किसी कॉलम की वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए। जो भी वैल्यू है आपके रिलेशन में, टेबल में जो आप वैल्यू एंटर कर रहे हो, वो वैल्यू होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। समझ में आया? ऐसा नहीं कि आपने कोई कॉलम में वैल्यू छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, नहीं लिखा। तो हमेशा वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नॉट नल। नल यानी ब्लैंक। बात समझ में आ गई? क्या होता है नल यानी ब्लैंक? तो पहला कंस्ट्रेंट है नॉट नल। इट इंश्योर्स दैट कॉलम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज। क्या इंश्योर करता है ये कंस्ट्रेंट? कि कोई भी कॉलम में नल वैल्यूज नहीं होना चाहिए, ब्लैंक वैल्यूज नहीं होना चाहिए। वेयर नल मींस मिसिंग, अननोन, नॉट एप्लीकेबल वैल्यू, है ना? कुछ मिसिंग वैल्यू होती है, कोई अननोन वैल्यू, तो उसी को हम इंडिकेट कर देते हैं नल वैल्यू से। इन केस कभी आपने कोई वैल्यू छोड़ दिया, नहीं लिखा, तो डिफॉल्ट वहां पे डेटाबेस का जो मेन पॉइंट है, डेटाबेस का जो मेन कंसेप्ट है, वो क्या है कि यदि कोई कॉलम की वैल्यू मिसिंग होती है, अननोन होती है, तो वहां पे एक वैल्यू असाइन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड नल। ओके, समझ में आया? तो पहला जो कंस्ट्रेंट है, पहला जो रूल है, वो हमने क्या देखा कि किसी भी कॉलम की वैल्यू नल नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकती। किसी भी कॉलम की वैल्यू में ब्लैंक, मिसिंग या कोई सी अननोन वैल्यू नहीं हो सकती है। दूसरा कंस्ट्रेंट हमने देखा यहां पे, जिसका नाम है यूनिक। हर एक कॉलम की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सो दिस कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। कि हर एक कॉलम की वैल्यू, जो भी डेटा वैल्यू आप एंटर कर रहे हो, वो वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी और यूनिक होगी, रिपीट नहीं होगी। यही कंस्ट्रेंट्स डेटा रिडंडेंसी होने से बचाता है। ओके, नेक्स्ट देखो डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या? कि किसी कॉलम में वैल्यू यदि डिफॉल्ट चल रही है, ठीक है, सपोज किसी क्लास में जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स है। अब जेंडर में आप क्या फील करोगे? हर एक कॉलम की वैल्यू, जेंडर वाले हर एक कॉलम में वैल्यू क्या रहेगी? फीमेल 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 ही आएगी। तो आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी, सपोज एफ। तो क्या होगा? अब आपको बार बार एफ या फीमेल एंटर करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आपने सेट करी है वो वैल्यू ऑलरेडी पुट हो जाएगी, क्योंकि उस कॉलम के आगे आपने रूल अप्लाई कर दिया, दैट इज डिफॉल्ट। कि कौन सी वैल्यू आप डिफॉल्ट चाहते हो। समझ में आया? तो डिफॉल्ट जो कंस्ट्रेंट है वो भी बहुत अच्छा कंस्ट्रेंट है, जिसका यूज करते हैं हम डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए फॉर द कॉलम इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड। ओके, यदि कोई वैल्यू आप प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो वहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू आप लिखोगे वो वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये कैसे होगा? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट से होगा। नेक्स्ट है प्राइमरी की। अब हर टेबल में हर रिलेशन में एक कॉलम ऐसा होता है जो प्राइमरी की बनता है। प्राइमरी की देखिए, सबको समझ में आया? बताया था मैंने डिटेल में अच्छे से, कीज वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया था डेटाबेस वाले चैप्टर में, उसमें 7 चैप्टर में। तो प्राइमरी की क्या हुआ? वो कॉलम जो पूरे टेबल में हर एक रिकॉर्ड को, हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, उस कॉलम के आगे आपको कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा प्राइमरी की। सपोज रोल नंबर वाला कॉलम आप प्राइमरी की बनाना चाह रहे हो, तो आपने लिखा RN, कॉलम का नाम रोल नंबर, जिसमें कैसी वैल्यू होगी? इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, और इसके आगे आपने लिख दिया प्राइमरी की। मतलब कि अब ये कॉलम देखो, ये आपने स्पेसिफाई किया डेटा टाइप, और ये आपने स्पेसिफाई कर दिया इसके आगे क्या? कि ये कॉलम में कौन सी वैल्यू होगी? प्राइमरी की। ये कॉलम एक प्राइमरी की बन चुका है। अब इसमें जो भी वैल्यू होगी वो रिपीटेड नहीं होगी, ब्लैंक नहीं होगी, हर एक कॉलम में वैल्यू यूनिक होगी। तो ये इस तरीके से आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करोगे। समझ में आया? तो याद रखो कि हर एक रिलेशन, हर एक टेबल में एक कॉलम होता है जिसे प्राइमरी की कहते हैं, और उसे बनाने के लिए उस पर आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, दैट इज प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। सो दिस कॉलम, द कॉलम विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो और अ रिकॉर्ड इन अ टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। इसी तरीके से फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी होता है। अब फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की जब किसी एक टेबल से किसी कॉलम को
और वो कॉलम भी प्राइमरी की होगा। किसी टेबल की यदि प्राइमरी की वाला कॉलम किसी दूसरी टेबल में आप एक्सेस कर रहे हो तो उस दूसरी टेबल के लिए वो कॉलम फॉरेन की कहलाता है। ये समझा था हमने। सो फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो। द कॉलम विच रिफर्स टू द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट डिफाइंड एज प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेंट भी आप अप्लाई कर सकते हो व्हाइल यू क्रिएटिंग अ टेबल। जब आप टेबल को क्रिएट करोगे एट दैट टाइम आप डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करोगे, क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसमें हम एट्रीब्यूट्स बताएंगे कि कौन कौन सा एट्रीब्यूट आपको क्रिएट करना है, एट्रीब्यूट में कैसा डेटा होगा, उन एट्रीब्यूट में आप किस तरीके की कंस्ट्रेंट अप्लाई करने वाले हो, वो कंस्ट्रेंट भी हम अप्लाई कर सकते हैं। और उन कंस्ट्रेंट के नाम है नॉट नल, यूनिक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, चलो इसके एग्जांपल देख ले। सो एग्जांपल यदि देखते हैं तो हम किसको कंटिन्यू कर रहे हैं, वही सेम हमारा एग्जांपल, कौन सा डेटाबेस, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। ओके, जो हम लास्ट चैप्टर नंबर 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं जिस डेटाबेस के बारे में, स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस, जिसमें 3 रिलेशन थे, स्टूडेंट रिलेशन, गार्जियन रिलेशन एंड अटेंडेंस रिलेशन। स्टूडेंट टेबल में कौन कौन से कॉलम्स थे, ध्यान से देखो, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ और गार्जियन का आईडी। अब इन चारों कॉलम में कैसी वैल्यू थी, कैसी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे थे, देखो न्यूमेरिक वैल्यू थी रोल नंबर की। ठीक है, मैक्सिमम 3 नंबर से ज्यादा के न्यूमेरिक रोल नंबर नहीं हो सकते थे, तो हमने इसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दिया इंट, और कंस्ट्रेंट हमने इसके आगे लिखा प्राइमरी की। ध्यान से देखो, जब आप रिलेशन क्रिएट करोगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये रिलेशन क्रिएट करेंगे MySQL पे, तब आपको इस तरीके से, ध्यान से देखना बिल्कुल इसी तरीके से आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा और कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट टेबल हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें स्टूडेंट टेबल में पहला कॉलम रोल नंबर आप क्रिएट करोगे, उसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, जिसमें आप 3 नंबर तक रोल नंबर एंटर कर पाओगे और रोल नंबर बनेगा आपका प्राइमरी की। इसी तरीके से सेकंड जो कॉलम आप एंटर करोगे वो होगा स्टूडेंट का नाम। स्टूडेंट का नाम वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, ठीक है, इसलिए 20 कैरेक्टर्स हम स्पेसिफाई करेंगे। और यहां पे जो डेटा टाइप आप यूज करोगे वो होगा वॉरचर। देखो, वॉरचर और कैर 2 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, दोनों बताएं, जो कैरेक्टर वैल्यू लेते हैं। वॉरचर हमने स्पेसिफाई किया है और उसकी लिमिट, उसकी साइज हमने स्पेसिफाई किया है 20। अब नाम के अंदर आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, आपको नाम एंटर करना है, तो उसके आगे हमने कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया नॉट नल। मतलब अब जब आप नाम एंटर करोगे तो आपको नाम एंटर करना कंपलसरी है, क्योंकि इसके आगे हमने रूल क्या लगा दिया, नॉट नल। ओके, इसी तरीके से देखो, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, दैट इज एस डी डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप वैल्यू होगी, कैसी होगी डेट ऑफ बर्थ की, डेट वैल्यू होगी, तो डेटा टाइप क्या ले लिया, डेट। डेट भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने यहां अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट गार्जियन आईडी। गार्जियन आईडी जो होगा वो भी कैरेक्टर टाइप का होगा। ज्यादा से ज्यादा हमने इसका साइज स्पेसिफाई किया है 12 डिजिट्स का, 12 कैरेक्टर्स का, और ये बन गई आपकी फॉरेन की। कौन सी की बन गई, फॉरेन की, क्योंकि गार्जियन आईडी कहां से आया इसमें, स्टूडेंट टेबल में, गार्जियन टेबल से आया। 3 रिलेशन है ना, स्टूडेंट, गार्जियन, अटेंडेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट वाली जो टेबल है इसमें एक कॉलम है गार्जियन आईडी। कौन सा कॉलम है, गार्जियन आईडी। गार्जियन आईडी किसका प्राइमरी की है, गार्जियन टेबल का प्राइमरी की है। ठीक है, कहां यूज कर रहे हो आप, स्टूडेंट टेबल में यूज कर रहे हो, तो इस टेबल की, गार्जियन टेबल की प्राइमरी की को स्टूडेंट टेबल में हम यूज कर रहे हैं, तो उसके आगे हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया, दैट इज फॉरेन की। तो चारों कंस्ट्रेंट, जो 3 कंस्ट्रेंट यहां लिखे हुए समझ में आ गए अच्छे से ना, कि रोल नंबर प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ दोनों नॉट नल होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं होना चाहिए, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया और गार्जियन आईडी को बना दिया फॉरेन की। क्लियर हुआ इतना अच्छे से? तो ये हो गया स्टूडेंट टेबल, जिससे जब आप क्रिएट करोगे तब आप ये डेटा टाइप और ये कंस्ट्रेंट हम उस पर अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अटेंडेंस टेबल। अटेंडेंस टेबल देखी थी क्या होता है। ओके, अटेंडेंस टेबल में कौन कौन से कॉलम थे, अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, अटेंडेंस का स्टेटस। तो अटेंडेंस डेट है तो डेट टाइप वैल्यू होगी, तो डेटा टाइप डेट हो गया, कंस्ट्रेंट हो गया प्राइमरी की। ठीक है, अटेंडेंस डेट को हमने क्या लिया था, प्राइमरी की, क्योंकि एक ही बार एक ही डेट पे एक ही अटेंडेंस आप कैलकुलेट कर पाओगे। ऐसा तो नहीं ना सेम डेट पे आपने 4 अटेंडेंस कैलकुलेट कर ली, तो डेट को हमने क्या बनाया, डेट को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की बनाया। आगे देखो रोल नंबर। अब रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर जो स्टूडेंट से आया है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू इंटीजर है और क्या बन गया वो, प्राइमरी एज वेल एज फॉरेन की, क्योंकि रोल नंबर हम स्टूडेंट टेबल से एक्सेस कर रहे हैं, तो रोल नंबर क्या हो गया, या फॉरेन की हो गया। और रोल नंबर और अटेंडेंस डेट दोनों मिलकर बनी है यहां पर कंपोजिट प्राइमरी की।
ये भी मैंने बताया था, रोल नंबर और अटेंडेंस डेट दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, कॉम्पोजिट प्राइमरी की। ओके, नेक्स्ट देखो अटेंडेंस स्टेटस। अटेंडेंस स्टेटस क्या होगा, या तो पी होगा या ए। P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट। तो यहां पर देखो क्या लिखा है हमने, कैरेक्टर टाइप का इसका डेटा टाइप लिया है और नॉट नल नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, या तो आप A फिल करोगे या आप P फिल करोगे। स्टूडेंट प्रेजेंट है तो P, नहीं है तो A फिल करना है आपको। तो इसका जो कंस्ट्रेंट है वो स्पेसिफाई करा नॉट नल। तो डेटा टाइप समझ में आ गए, डेट के लिए डेट डेटा टाइप लिया, रोल नंबर के लिए इंटीजर लिया और अटेंडेंस स्टेटस के लिए हमने कैरेक्टर लिया क्योंकि पी और ए कैरेक्टर है, ठीक है। और 1 उसका साइज स्पेसिफाई किया, या तो पी होगा या तो ए होगा, सिंगल कैरेक्टर एंटर होगा, उसकी वैल्यू नॉट नल होना चाहिए। तो यहां तक समझ में आया अच्छे से कि कैसे आपको डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना है अटेंडेंस टेबल के लिए। इसी तरीके से हो जाएगा थर्ड, गार्जियन टेबल। किस टेबल के लिए हम करेंगे, गार्जियन टेबल के लिए अप्लाई। तो गार्जियन आईडी क्या बन गया आपका, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी, ठीक है, प्राइमरी की बन जाएगा गार्जियन टेबल के लिए, गार्जियन आईडी। गार्जियन का नाम वर्कर ले लिया, 20 कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ होगी नाम की। नॉट नल, नाम आपको कंपलसरीली एंटर करना है तो कंस्ट्रेंट नॉट नल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से गार्जियन का फोन नंबर मैक्सिमम 10 डिजिट का होगा, तो यहां पे हमने 10 ले लिया और इसके आगे हमने स्पेसिफाई किया है नल एंड यूनिक, कि फोन नंबर भी एंटर करना है, नल नहीं हो सकता है और यूनिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने ले लिया गार्जियन का एड्रेस। अब एड्रेस वर्कर में लिया है क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है और एड्रेस भी नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या बताया मैंने अभी आपको, स्टूडेंट अटेंडेंट डेटाबेस में हमने 3 रिलेशन देखे थे, गार्जियन, स्टूडेंट एंड अटेंडेंस, और उन तीनों में जो कॉलम्स थे उन कॉलम की कैसी वैल्यू थी, इस तरीके की वैल्यू थी, ये था उनके डेटा टाइप्स, और उन पे जो कंस्ट्रेंट आप अप्लाई करोगे वो ये सारे कंस्ट्रेंट होंगे। अब ये टेबल्स हम कैसे क्रिएट करेंगे वो सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया, इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया है कि डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट की क्या वैल्यू है, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट क्यों अप्लाई करना जरूरी है। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम नल वैल्यूज। एक्चुअली जो बार बार नल वैल्यू हम ले रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नल वैल्यू का मतलब हुआ कि जब भी टेबल में कोई वैल्यू आप एंटर नहीं करते हो, इन दैट केस कि डेटाबेस इंजन में जो भी एसक्यूएल प्रोसेसर होता है वो डिफॉल्ट क्या असाइन कर देता है, नल वैल्यू असाइन कर देता है। तो क्या मोटिव हुआ उसका, इफ अ कॉलम इन अ रो हैज नो वैल्यू, यदि किसी कॉलम में किसी रो में नल कोई वैल्यू नहीं होती है, द कॉलम इज सेट टू बी नल, तो हम उस कॉलम को क्या बोलते हैं कि ये कॉलम नल वैल्यू के साथ में है, it contain a null value. So you should use null value when the actual value is not known, when a value would not be meaningful. समझ में आया। नल वैल्यूज कब होती है टेबल में, जब कोई कॉलम की वैल्यू आपको पता नहीं होती है, मिसिंग होती है, अननोन होती है, ठीक है, या आप एंटर नहीं करते, इन दैट केस कॉलम की वैल्यू नल होती है, रो की वैल्यू नल होती है। ओके, अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि नल वैल्यू का मतलब जीरो नहीं होता है। नल वैल्यू का मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोच लो जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है, जीरो से अलग होता है। जब किसी कॉलम में आपने सपोज यहाँ पे स्टूडेंट के नाम एंटर करने, आपने नाम एंटर किए राम, श्याम, मोहन, और यहाँ आपने कोई नाम एंटर नहीं किया, तो यहाँ पे क्या असाइन हो गया, नल वैल्यू असाइन हो गई। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने जीरो वैल्यू है कुछ, ठीक है। वन थिंग दैट यू शुड मेक श्योर इज नॉट टू यूज नल टू रिप्रेजेंट अ जीरो। जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए आप नल वैल्यू नहीं लिखते हो, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट इक्विवेलेंट, दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग अ नल ऑलवेज इवैल्यूएट्स टू नल। यदि आप ऐसा लिखते हो 10 प्लस नल, 10 को आप नल वैल्यू से प्लस कराते हो, देन यू विल गेट दी नल वैल्यू, आपको क्या मिलेगा, वापस नल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखो कि नल वैल्यू क्या होती है, जीरो की इक्विवेलेंट नहीं होती है। नल एडेड टू 10 इज नल, इनफैक्ट ऑल ऑपरेटर्स एक्सेप्ट कॉन्केटिनेशन रिटर्न नल व्हेन गिवन अ नल ऑपरेंड। ओके, सो बात समझ में आ गई कि नल वैल्यू का मेन मोटिव क्या हुआ कि जब कॉलम में कोई वैल्यू मिसिंग होती है, जब कॉलम की कोई वैल्यू आप नहीं लिख रहे होते हो या छूट जाती है, तो एट दैट टाइम नल वैल्यू असाइन हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो है वो, ओके, दोनों में डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देखो कमेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल कमांड्स को सीखना, रिलेशन बनाना, टेबल बनाना, प्रैक्टिकल भी देखेंगे, थ्योरेटिकली भी देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट का क्या रोल होता है, कमेंट का रोल होता है, जैसे पाइथन में देखा था, कोई आपने कोड लिखा है, उस कोड को यदि एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, उसको बताने के लिए, आप कुछ इंडिकेट करने के लिए लिखना चाहते हो कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है, तो हम कमेंट में ऐड कर देते हैं कि इस लाइन का ये मतलब है,
है ना। तो कमेंट क्या हुआ, वो टेक्स्ट होता है दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड, जो एसक्यूएल प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट नहीं होता है। जो डेटाबेस इंजन एसक्यूएल प्रोसेसर जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं उनके थ्रू कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते। कमेंट किसके लिए होते हैं, कमेंट होते हैं यूजर्स के लिए, ताकि यूजर्स उस लाइन का मतलब समझ सके। जो कोड आपने लिखा है, जो एसक्यूएल कमांड आपने लिखी है, यदि उससे रिलेटेड आप यूजर को समझाने के लिए कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो वो टेक्स्ट कमेंट होती है, जो एग्जीक्यूट नहीं होती है। बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, सो यू कैन इंक्लूड कमेंट इन अ स्टेटमेंट यूजिंग आइदर ऑफ दिस मीन्स। 3 तरीके से आप कमेंट ऐड कर सकते हो। पहला तरीका तो ये होता है क्या, बैकस्लैश स्टार, यहां पे आप कमेंट लिखोगे, फिर आप स्टार लगा के बैकस्लैश लगा दोगे। ये होता है आपका मल्टी लाइन कमेंट। कौन सा होता है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, कि एक से ज्यादा लाइन में यदि आपका कमेंट जा रहा है तब आप इस तरीके की कमेंट का यूज करते हो। सो बिगिन द कमेंट विद दिस एंड एंड विथ दिस। So proceed with the text of comment. This text can span multiple lines. End of the comment is this. Start of the comment is this. The opening and terminating characters need not be separated from the text or by a space or a line break. Okay? So पहला तरीका क्या हुआ कमेंट लिखने का? पहला तरीका हो गया ये कि यहां आप मल्टी लाइन कमेंट को ऐड कर सकते हो। ये कमेंट कहां ऐड करेंगे, जब आप एसक्यूएल कमांड्स लिखोगे एट दैट टाइम आपको कुछ ऐसा टेक्स्ट ऐड करना है, तब हम वो कमेंट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे, है ना। पहले बेसिक चीजें समझ लो। फाइन, नेक्स्ट तरीका जो होता है कमेंट को लिखने का वो होता है बिगिन विथ डबल हाइफन। ये जो 2 बार डैश दिख रहा है ना, ऐसे डैश लगा के भी आप यहां पर अपना कमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी कमेंट आपको ऐड करना है वो डबल हाइफन लगाकर लिख सकते हो। ओके, so proceed with the text of the comment. This text cannot extend a new line and the comment with the line break. और ये होता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। कौन सा होता है, सिंगल लाइन। आप मल्टीपल लाइन के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हो तो जो मैंने अभी बताया प्रीवियस वो यूज करो। सिंगल लाइन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप इस तरीके से डबल हाइफन का यूज करके, डबल डैश का यूज करके लिख सकते हो। दूसरा तरीका होता है थर्ड वे, हैश के साथ, है ना। हैश का यूज करके भी आप कमेंट को ऐड कर सकते हो। ये भी सिंगल लाइन कमेंट होता है, हैश का यूज करके भी। ठीक है, सो प्रोसीड विद द टेक्स्ट ऑफ द कमेंट। द टेक्स्ट कैन नॉट एक्सटेंड अ न्यू लाइन एंड द कमेंट विद द लाइन ब्रेक। तो 3 तरीके से कमेंट बताए मैंने। कौन कौन सा बताया, एक तो ये तरीका बताया जो मल्टी लाइन कमेंट को ऐड करता है। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए एक ये तरीका होता है, यहां पे आपको कमेंट स्पेसिफाई करना है और हैश लगा के भी आप कमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। दिस 3 ways आर यूज्ड टू गिव द कमेंट। ओके, व्हाइल यू गिविंग द कमांड। एसक्यूएल कमांड का जब आप यूज कर रहे हो, कमांड लिख रहे हो, तब आप इस तरीके का कमेंट का यूज कर सकते हो। अब एक एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल देखकर ना बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि हम ये सारी चीजें यूज करेंगे, कमेंट को भी आगे प्रैक्टिकली भी समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक एसक्यूएल कमांड लिखी हुई है मैंने, कैन कंटेन मल्टीपल कमेंट ऑफ बोथ स्टाइल। तीनों तरीके का कमेंट कंटेन किया हुआ है। अब ये जो येलो कलर से आपको टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये येलो कलर से लिखा हुआ है हमारी एसक्यूएल क्वेरी। क्या लिखी है ये हमने, एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है, एसक्यूएल कमांड लिखी हुई है। ओके, तो ये एसक्यूएल कमांड हुई, और जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं ये है कमेंट। बहुत ध्यान से देखना। पहले हमने लिखा है यहाँ पे सिलेक्ट ई नेम सैलरी जॉब लोकेशन। सिलेक्ट करें एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, जॉब, लोकेशन। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने लिखी है ये हमारी एक एसक्यूएल कमांड है, इसके लिए मैंने मल्टी लाइन कमेंट का यूज किया। देखो ये क्या होगा आपके, ये होगा आपका मल्टी लाइन कमेंट। कौन सा कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट। इसमें मैंने स्पेसिफाई किया है यूजर के समझने के लिए कि सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉयज हुज कंपेंसेशन इज ग्रेटर देन 300। जिसका कंपेंसेशन 300 से ज्यादा है उन एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करना है पूरी टेबल में से। ये एग्जाम्पल है जस्ट। तो हमने ये कमेंट में लिखा, देखो कमेंट कहां से शुरू हुआ दिख रहा है ना, स्टार बैकस्लैश से स्टार्ट हुआ, स्टार बैकस्लैश पे फिनिश हुआ। ये मल्टी लाइन कमेंट। उसके बाद देखो हमने क्या लाइन लिखी, उसके बाद हमने लिखा है फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल, कि एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, जॉब, लोकेशन कहां से सिलेक्ट करें, फ्रॉम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल से, जहां पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर क्या हो, डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल हो और सैलरी 300 से ज्यादा हो। तो इन दोनों के आगे देखो मैंने क्या लगाया, यहां पर ध्यान से देखो, ये हो गया आपका सिंगल लाइन कमेंट। ज्वाइनिंग 2 टेबल, 2 टेबल यहां ज्वाइन हो रही है। ओके, दिस कंडीशन इज टेस्टिंग वेदर सैलरी इज मोर देन 300 और नॉट। और ये कंडीशन स्पेसिफाई करी हमने कि सैलरी 300 से ज्यादा है, उसी का डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करके शो करें।
ठीक है। तो ये क्वेरी समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट आपको होप अच्छे से समझ में आए कि इस लाइन का क्या मतलब है। ये यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हमने कमेंट को यूज किया है। कमेंट हैश से स्टार्ट किया, डबल डैश से स्टार्ट किया, मल्टीलाइन कमेंट इससे स्टार्ट किया। तो ऐसे क्वेरी में आप कमेंट को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेरी कैसे क्रिएट करना है, रिलेशन कैसे जनरेट करना है, कमेंट को कैसे यूज करना है, वो सब सीखने वाले हैं। डेटा टाइप कंस्ट्रेंट को कैसे अप्लाई करना है, ओके। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी क्रिएट रिलेशन, रिलेशन कैसे क्रिएट करना है, जिसमें हम देखेंगे स्टूडेंट डेटाबेस का स्टूडेंट गार्जियन अटेंडेंस रिलेशन को क्रिएट करना, डेटा टाइप अप्लाई करना, कंस्ट्रेंट अप्लाई करना, ओके। प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों तरीके से। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, ओके। होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया। मैंने जो आज समझाया डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, नल वैल्यूज एंड कमेंट्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब के साथ साथ magnetbrains.com की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहां सेलेक्ट कर लेना है अपनी क्लास 11th। जैसे ही क्लास 11 सेलेक्ट करोगे आ जाओगे सब्जेक्ट्स पर, और यहां पे आपको सिलेक्ट करना है अपना सब्जेक्ट क्लास 11th आईपी नाउ। सिलेक्ट वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पर। यहां नीचे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाना है जिसमें हम सारे चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं। जैसे आपकी बुक में टॉपिक वाइज अरेंज्ड है उसी तरीके से आपको यहाँ प्रैक्टिकल के साथ हर एक टॉपिक इजीली मिलेगा। कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। जिस भी किसी वीडियो में डाउट है वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से वीडियो प्ले होगा और आपका डाउट सॉल्व हो जाना है। सो स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कर रहा है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।